हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसे कि मैंने आपको इस क्लास में बताया था कि किस तरीके से हम 10 एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे। 10 एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे हम, जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए यूज़फुल होंगे। इस पे मैंने आपको 2 पेपर करवा दिए हैं, पेपर नंबर 1 और 2। आज हमारा पेपर नंबर 3 है और इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको 35 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स में अटैम्प्ट करना है। कि मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि आप 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में अटैम्प्ट कर सके। और इससे पहले 2 पेपर मैंने बता दिया होगा। बाकी हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है। ये देखिए। अच्छा, ये एक मेरा सेशन चल रहा है 100+ पज़ल। इसमें मैं आपको 100+ पज़ल्स कराऊंगा जो बैंक पीओ और क्लर्क के लिए यूज़फुल होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो वो इसको देख ले। तो हम पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगी जब कभी भी आप कोई भी मॉक पेपर या आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग सेक्शन में हमारे 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 20 मिनट्स होते हैं। मतलब 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, यही हम सीखने आज आए हैं। ऐसा होता है, मान लो ज़्यादातर एग्ज़ाम जब भी होता है तो आपकी फ़र्स्ट जो क्वेश्चन दिया होता है वो आपकी पज़ल होती है। तो मान लो अगर वो पज़ल दी हुई है, एग्जामिनर ज़्यादातर सेट करता है पेपर को इसी तरीके से माइंड सेट से सेट करता है कि आपको पहले वो पज़ल देनी है, ताकि मोस्टली स्टूडेंट उस पज़ल को करने लग जाएं और वो पज़ल गलत हो जाए और उसका टाइम चले जाए। आपको पता है 20 मिनट्स होते हैं ओनली एक सेक्शन करने में के लिए। जैसे रीजनिंग का हम कर रहे हैं तो 20 मिनट्स है और 35 क्वेश्चंस हैं। तो आपने यदि उस क्वेश्चंस को पहले कर लिया और आपको मान लो ना हो पाया वो क्वेश्चन, तो आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कोई भी पज़ल में इतना एक्सपर्ट नहीं होता। तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, कोई लाइन आपकी मिस हो जाए। तो आपको सबसे पहले कभी भी पज़ल आए, मतलब पज़ल आए या कोई भी पज़ल, आपको सबसे पहले अटैम्प्ट नहीं करनी है। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपको सेव करे। मतलब कि आप 5 मिनट में कोई ऐसे 10 क्वेश्चन कर लो जो कि आपको सेफ साइड होगा। फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो आप उसके बाद पज़ल अटैम्प्ट करें। और पज़ल में भी हम सेलेक्ट करेंगे किस तरीके से। पज़ल में भी कई पज़लें होती हैं इसमें, कुछ इसमें हार्ड दी होंगी, कुछ ईजी दी होंगी। तो हम देखेंगे कि हार्ड और टोटल पज़ल में से कौन सी ईजी वाली है जो हमें समझ आ रही है, उसको हम पहले अटैम्प्ट करेंगे। बाकी सेशन कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको पज़ल करने के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में किया हुआ है पेपर नंबर 1 और 2 में, मैं पहले आपको टाइम दूंगा। मतलब अकॉर्डिंग, जैसे मान लो किसी किसी क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड देने हैं, किसी पजल में 3 मिनट 2 मिनट पहले आप बनाओगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बनाऊंगा उसको, और फिर मैं उसको आपको पूरे अच्छी तरह समझाऊंगा किस तरीके से पज़ल बनानी है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं आज के पेपर में क्या है। सबसे पहले हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। हमने पेपर में पढ़ा, हमने देखा पहला ही क्वेश्चन हमारा पज़ल आ गया। 1 से 5 पज़ल है और थोड़ा हम इस पज़ल के बारे में पढ़ लेंगे। क्या है, 10 पर्सन्स हैं। ये नाम दिए हैं, नाम मत पढ़ना, आपका टाइम बर्बाद होगा। अच्छा, लिखा क्या है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। मतलब कि 10 मेंबर हैं आपके, सब के सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो आप साइड में, आपको पेपर मिला होगा, उसको साइड में स्टोर कर लें। क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी आपको पहले पज़ल अटैम्प्ट नहीं करनी है। आपको वाइट सीट मिली होगी, रफ सीट, उसमें पेपर में मिलेगी। तो आप साइड में लिख लीजिए कि 1 to 5 आपका सर्कल क्वेश्चन है और कितने 10 मेंबर हैं, ठीक है। और कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। हम इसको स्किप करते हैं, हम देखते हैं पहले हमें सेफ साइड करना। 5-10 क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं जो हमें कम टाइम में हो जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पेपर में आया अगला। अगली पजल पे गए हम। अगले क्वेश्चन देखा 6 to 10, ठीक है। क्या लिखा, 9 स्टूडेंट नाम दिए हुए हैं, लिविंग इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। ये ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया आपने, और जिसमें फ्लैट भी दिया है। मतलब कि आपकी अगली जो पज़ल है वो फ्लैट एंड फ्लोर वाली पज़ल है और 9 मेंबर है। अभी हम इसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे, इसको भी आप साइड में स्टोर कर लो। लिख लीजिए क्वेश्चन रफ सीट पे 6 to 10 फ्लोट एंड फ्लैट एंड फ्लोर 9 मेंबर। तो इसको हमने स्किप कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और क्या है आज आज के क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, जैसे ही हमने देखा अगला क्वेश्चन हमारा आया सिलॉक्स का। तो अब हमें टाइम बर्बाद ना करके सिलॉक्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि अभी हमने 2 चीज़ें स्किप कर दी। ये आपका मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सेकंड लेगा। तो आप इसको कीजिए जल्दी बनाने की। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या अप्रोच होनी चाहिए।
30 सेकंड होते पूरे। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट में, मतलब 3 इसमें स्टेटमेंट दिए, 2 कंक्लूजन है, ठीक है। तो पहले सबसे बोला है नो ए इज़ बी, तो हम ए इस तरह टाइप कर लेंगे, ए का नो ए इज़ बी, ये हमने इस तरीके से हाईलाइट कर लिया। अगला है ओनली या फ्यू बी आर सी, ये काफ़ी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है। ओनली या फ्यू को आपको सम की तरह ही ट्रीट करना है, यानी इसको लिखना है आपको सम बी आर सी, तो बी ये रहा, सी मैंने बना दिया। अगला है ऑल सी आर डी, जितने भी सी हैं सारे डी हैं, इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो पहला कंक्लूजन बोलता है ऑल ए बीइंग डी इज़ पॉसिबिलिटी, ये कहता है सारे ए क्या डी के पास जा सकते हैं। आप देखोगे ए ने डी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ए चाहे तो यहाँ पर पूरा आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो हम इसके बारे में मतलब कि कह नहीं सकते। उसने पॉसिबिलिटी पूछा है। आपको याद रखना, जब भी किसी दो वेरिएबल के बारे में कोई आपको कन्फर्म पता नहीं है कि किस तरीके से, मतलब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अननोन है, तो पॉसिबिलिटी आते ही आपको सही करना है। जैसे ए और डी के बारे में हमें नहीं पता था, हमें ए और बी के बारे में पता है और थोड़ा सी के बारे में पता है, हमें डी के बारे में नहीं पता, तो ऑल ए बीइंग डी इज़ पॉसिबिलिटी, ये ठीक हो जाएगा। अगला है सम डी आर नॉट ए, सम डी आप देखोगे ये डी का सम पार्ट जो सी के पास है वो ए के पास भी नहीं जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसके अंदर आपका आएगा बोथ ट्रू आएगा। देखते हैं क्या है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है पूरा आपका चार्ट, ताकि आप रिवीजन करो जब इस फाइल से पीडीएफ तो आपको इजीली हो जाए। तो देखिए इसका आंसर मैंने बताया था बोथ है, यहाँ पर मैंने आंसर भी दे रखा है बोथ 1 एंड 2। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर से आपको 30 सेकंड देता हूँ, कीजिए आप इसको। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है स्टेटमेंट्स में, पहला लिखा है ऑल एस आर टी, तो हमने एस ड्रॉ करा इस तरीके से। फिर ऑल एस टी है तो एस आपका अंदर आएगा इस तरीके से। फिर बोलता है ओनली अ फ्यू, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ओनली अ फ्यू को हम सम ट्रीट करते हैं, यानी कि ओनली अ फ्यू टी आर ओ, तो सम टी आर ओ हो गया इस तरीके से। अगला भी ओनली फ्यू ओ आर के, तो यानी कि सम ओ आर के। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या पूछा है। पहला सम के आर नॉट एस, और के से एस के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं है, तो हमारी मतलब पॉसिबिलिटी भी नहीं दी है, डेफिनेट में पूछा है। और नॉट है तो हमें पता नहीं, तो हमने इसको रॉन्ग कर दिया। अगला पूछा है ऑल ओ आर एस, इसके बारे में भी हमें पता नहीं है, ओ एस का कोई रिलेशन ही नहीं है, दे ही नहीं रखा, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर आएगा आपका नाइदर नॉर। देखते हैं, ये देखिए मैंने डायग्राम कर रखा और यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है नाइदर नॉर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको फिर से 30 सेकंड देता हूँ, कीजिए इस सवाल को। 30 सेकंड पूरे, तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले दिया हमारा स्टेटमेंट में ओनली ए फ्यू जी आर के, तो हम ड्रॉ कर लेंगे ओनली या फ्यू, मतलब समी मानते हैं, जी के है, ठीक है, इस तरीके से। अगले में बोला है आपको ओनली के आर टी, ये अच्छा पॉइंट है। ओनली आप जब भी ओनली आए तो आप ऐसे बनाओगे इसको, मान लो जो बाद वाला आपका दे रखा है, क्या कहते हैं, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे के ओ टी दे रखा है, तो आप इस तरीके से ऑल टी आर के बनाओगे, ये ओनली का केस होता है, तो आप यहाँ पर टी अंदर ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से, ये ओनली अ फ्यू हो जाएगा। फिर बोलता है ऑल जी, जितने भी जी हैं सारे हैं मैं, तो इस तरह का से आपका डायग्राम बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे मैंने बना रखा है, देखो यहाँ पर ओनली अ फ्यू जी के, ये रहा जी के, नहीं ओनली फ्यू मतलब सम जी के हो गया। ऑल के आर टी मतलब कि उल्टा रिवर्स कर देते हैं, ऑल टी आर
के हो जाता है ओनली वाले केस में। मैंने बनाया यहाँ पे ऑल जी आर एम एम। स्टेप हमारा कंक्लूजन में क्या पूछा है, सम एम आर के। एम देखो कहाँ है, ये रहा एम, और के का ये है सर्कल, तो देखो ये इससे टच हो रहा है, तो सम एम आर के हो गया सही। अगला है सम जी आर टी, ये देखो जी का ये है और टी का ये है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको काट दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन। ये देखिए आंसर में दे रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं अटैम्प्ट, फिर से आप 30 सेकंड देता हूँ इसके लिए। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया स्टेटमेंट में, ऑल के आर टी, तो हमने इस तरीके से लिख लिया ऑल के आर टी, ठीक है। अगला है सम के आर एन, तो सम के आर एन, तो के ये रहा एन ये रहा, तो सम के आर एन इस तरीके से बन जाएगा। अगला है नो एम आर एन, यानी कोई भी एन एम नहीं है, इस तरीके से। तो अब पहले कंक्लूजन में सम के आर नॉट के, सम के आर नॉट एम, तो जो सम के है यानी कि ये वाला पार्ट एम के पास नहीं जाएगा, हाँ ये दे रखा है इस तरीके से, जो एन के पास सम पार्ट है वो इसके पास भी कॉमन है, तो एम के पास नहीं जाएगा, ये ट्रू हो गया। अगला है नो एम आर टी, एम ये रहा टी ये रहा, कोई रिलेशन ही नहीं है इनके बारे में, तो हम इसको नहीं बता सकते। और डेफिनेट में पूछा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, ओनली वन इज़ ट्रू। ये देखिए अगली स्लाइड में ये आंसर दे रखा है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, आपको 30 सेकंड देता हूँ, फिर से कीजिए इसको। चलो देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्या बोला है, एट लीस्ट सम ए आर सी। ये आपको वर्ड ध्यान रखने के पड़ेंगे, जब भी एट लीस्ट या कुछ भी आ जाता है ना सम के आगे, तो वो सम ही काउंट होता है, यानी कि सम ए आर सी। अगला बोला एट मोस्ट, एट मोस्ट भी आपका अगर लिखा है तो वो भी सम में ही काउंट होगा, एट मोस्ट सी आर डी, तो ये सी आर डी हो गया। और अगला नॉन डी ई, मतलब कोई भी ए डी नहीं है, तो इस तरीके से बनेगा, नन मतलब नो वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। अब इसमें कुछ पूछे गए हैं आपके कंक्लूजन में, ऑल इज सी इज पॉसिबिलिटी, जितने भी ई हैं क्या सी के पास जा सकते हैं। देखिए ई ने सी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसने डी से रिलेशन है इसका, तो हम ई के बारे में सी के बारे में ई से कुछ नहीं कह सकते, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी आते ही सही हो जाएगा। अगला पूछा है ऑल सी बीइंग ई पॉसिबिलिटी, मतलब जितने भी ये सारे सी हैं क्या ई के पास आ सकते हैं। आप देखोगे कि आप ई का ये वाला पार्ट है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पर, ये वाला देखो, ये ड्रॉ, ये कभी नहीं जाएगा। ये इस पार्ट के बारे में तो पहले से ही मना है, क्योंकि ये डी के पास है और वो ये दोनों कॉमन है सी डी, तो ये कभी नहीं जा सकता। ऑल तो जा नहीं सकता, सम जा सकता है, इसने पूछा है ऑल, तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत, तो हमारा आंसर आएगा नंबर वन। ये देखिए आंसर यहाँ पर दे रखा है, डायग्राम ड्रॉ, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स किसी भी स्टूडेंट ने करा होगा तो 2 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब हमने कितने कर लिए, हमारे पास 20 मिनट का टाइम था, 2 मिनट हमने कर लिए, तो 18 मिनट बचे। अब हम आगे क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि क्या आया है, उस हिसाब से देखते हैं। चलो देखते हैं अगला क्या आया। देखिए जैसे ही हम आगे बढ़े, फिर देखिए हमारी पजल आ गई 16 to 20। कौन सी पजल है, ये देखिए 8% है, फेसिंग रो नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी कि आप साइड में लिख लो, अभी हमें पजल सॉल्व नहीं करनी है। हमने लिखा साइड में पेपर पे 16 से 20 रो पजल और 8 मेंबर, तो हम स्किप करेंगे, आगे आगे ढूंढते हैं और क्या है क्वेश्चन पेपर में। अगले हम गए, देखिए यहाँ पर गए 21 to 25, और ये क्या लिखा है, 7 फ्रेंड्स हैं विजिट म्यूजियम ऑन 7 डिफरेंट डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ये भी हमारी पजल आ गई, तो हमने साइड में लिख लिया 21 से
25 तक आपकी डे बेस पजल आ गई और 7 मेंबर है, तो आपको साइड में लिख लीजिए। आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है इस पेपर में। अच्छा, ये अगली आपकी आ गई मिक्स सीरीज़। इसको हम कर सकते हैं टाइम, क्योंकि ये काफ़ी कम टाइम लेगा। एक क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 40 सेकंड ही लेता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, कीजिए आप इसको, इसके बाद मैं बताता हूँ क्या आंसर होगा इसका। चलो सॉल्व करते हैं, क्या बोलता है इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपकी मिक्स सीरीज दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी आपका काउंट करना होता है, यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट है और यहाँ पे भी लेफ्ट है, मतलब दोनों सेम है, यहाँ पर भी लेफ्ट हो गया, यहाँ पर भी लेफ्ट हो गया, यहाँ पर राइट हो गया, या राइट हो गया। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, आप बड़े वाले में से, जैसे 16 दे रखा है, 16 में से आप 5 माइनस कर दोगे, क्योंकि सेम है ये। आपको याद रखना, जब सेम दिया होगा जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो आपने माइनस करा तो ये आ गया आपका 11। और काउंट कहाँ से करेंगे करेंगे, ये लिखा है ना एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से बोला है, फ्रॉम लेफ्ट लिखा है तो आप लेफ्ट से काउंट करोगे, यानी कि 11 फ्रॉम लेफ्ट से काउंट करना है। आपको पता है लेफ्ट हैंड ये होता है, राइट हैंड ये होता है। लेफ्ट से काउंट करते हैं तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं, जब राइट से काउंट करेंगे तो इस तरीके से। आप सीधा सीधा काउंट कर लो, 11 फ्रॉम राइट लेफ्ट, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं, देखो मैंने आंसर दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर से आपके 30 सेकंड स्टार्ट होते, कीजिए इसको। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिख बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ 20 एलिमेंट फ्रॉम राइट। जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा उसमें लेफ्ट लेफ्ट दे रखा था, इसमें लेफ्ट राइट दे रखा है। जब भी आपका एक लेफ्ट या राइट या लेफ्ट दे रखा हो, मतलब अपोजिट दे रखे हो, एक लेफ्ट में एक राइट में, आप ऐड करिए सीधे सीधा, यानी कि 20 + 2, 22 आ गया। अब यहाँ पर बात आती कि हम काउंट कहाँ से करेंगे करेंगे आपको लिखा ना एलिमेंट फ्रॉम राइट, तो हम राइट से काउंट करेंगे। मैंने बताया था राइट हैंड ये होता है, आपको राइट से यहाँ से 22 काउंट करते हैं। देखते क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 और 2। तो ये देखिए, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका। ये देखिए आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, कीजिए इसको। 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं। चलो करते हैं, क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 14 फ्रॉम लेफ्ट, ये तो सीधा सा दे रखा है, आप सीधा जितना 14 फ्रॉम लेफ्ट से काउंट कर दीजिए। 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14, एम आ जाएगा आपका। तो आंसर देखते हैं, एम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कीजिए इसको। 30 सेकंड देता हूँ उसके लिए आपको।
चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ़ ऑल नंबर्स आर ड्रॉप्ड इन अबो सीरीज, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवन्थ पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। मतलब बोल रहा है सेवन्थ फ्रॉम राइट एंड से कौन सा एलिमेंट होगा, यदि ये इफ़ है ना, इफ़ कंडीशन को बताता है। इफ़ ऑल नंबर ड्रॉप्ड मतलब जितने भी नंबर हैं, ये नंबर होते हैं, ये सारे आपको पता है, ये नंबर आप ना काउंट करो, तो आप नंबर को छोड़ दो और बाकी सारे काउंट कर लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ऑब्लिक आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, इसको कीजिए। आई थिंक आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना था। लिखा है हाउ मैनी सच नंबर्स, नंबर की बात कर रहे हैं, हमने लिख दिया नंबर्स, ठीक है। देयर इज़ इन अबो सीरीज ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाई आ सिंबल, मतलब इमीडिएट फॉलोड मतलब इसके बाद में होना चाहिए आपका सिंबल, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ नंबर, मतलब इससे पहले भी नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके का हमें एक इसके अंदर पेड़ ढूंढना है कि जहाँ पर पहले नंबर फिर सिंबल हो। आप इसके लिए शॉर्टकट देख सकते हैं, देखिए इसमें सबसे कम है आपके सिंबल है, तो सिंबल से काउंट करीजिए। सिंबल के बाद पहले नंबर नंबर, तो यहाँ पे सिंबल है, नंबर है इसके पहले नहीं है, नहीं काउंट करेंगे। इसी तरीके से ये है, सिंबल है इसके पहले नंबर तो है मगर उससे पहले नंबर नहीं, तो ये भी काउंट नहीं होगा। ये अंडर स्कोर से पहले भी नहीं है, छोड़ो उसको, हैश से पहले भी नहीं है, ऐट द रेट से भी नहीं है, लेसर लेसर से भी नहीं है, और एंड से है तो सही, मगर यहाँ पर के आ गया, इससे पहले भी नंबर होना चाहिए था। ऑब्लिक से पहले नहीं है, प्लस से पहले नहीं है, ऐट द रेट से, तो आपका इसमें कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन आएगा नन, मतलब कोई नहीं। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कर लिए, और पहले हमने करे थे आपके स्लॉक्स के, तो उसमें 2 मिनट मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, और इसमें भी आप देखेंगे सीरीज़ इतनी कठिन नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, तो 4 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब हमें कॉन्फिडेंस काफ़ी आ जाएगा एग्ज़ाम में कि हाँ हम सेफ साइड में 10 तो हमने कर लिए हैं, और हमारे पास 16 मिनट बचे हैं। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन पेपर में क्या आया है, अगर कोई ईजी क्वेश्चन आया होगा तो अटैम्प्ट करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने देखा कि ये क्या है, 31 से 35 यानी कि 35 ही क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, 6% बॉर्न ऑन अ डिफरेंट मंथ, मंथ का दे रखा है, बट नॉट सजरी इन सेम ऑर्डर, मतलब कि ये आपकी मंथ बेस पजल आ गई जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉर्न है, आपने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। तो अभी हमने क्वेश्चन पेपर में देखा कि हमने पूरे 35 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, और हमने सिर्फ 10 ही अटैम्प्ट करे, और आप देखोगे कि इसके अंदर 10 अटैम्प्ट करे तो बच्चे कितने, 35 में से माइनस करोगे 25, यानी 25 की पजल आई है आपकी। तो अब क्या होगा, साइकोलॉजिकल जो स्टूडेंट का माइंड होता है वो उसको परेशान करने लग जाएगा, वो सोचेगा यार इसमें तो पजल पूछी गई है, 5 पजल है, यानी कि ये पेपर काफ़ी हाई है। ऐसा नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा एग्जामिनर ने पजल पूछी है, मतलब कि वो 5 पजल पूछ रहा है इस पेपर में, तो कुछ पजल इसके अंदर डेफिनेटली आसान होंगी। वो सिर्फ स्टूडेंट को डराने की बात है कि वो उसका माइंड चेंज हो जाए और साइकोलॉजी वो डर जाए कि यार 5 पजल आ गई, अब क्या होगा, अब 10 ही क्वेश्चन करें हैं तो पेपर ख़राब हो जाए। ऐसा नहीं होता, अब हमें पजल में से पजल ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि हमने पहले पजल हमने यहाँ पर देखी थी, ये देखिए बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहली पजल शायद हमारी आई थी, कौन सी आई थी, एक पजल आई थी, चलो उसको छोड़ते, दूसरी पजल तो हमारी आई थी फ्लैट फ्लोर की, ठीक है। और फिर एक तीसरी आई थी हमारी रो वाली, चौथी वाली हमारी आई थी एक डे वाली, ठीक है। पांचवी ये आई है, कौन सी है ये, मंथ वाली है। इसमें इसमें भी देखो 6 पीपल है, 6 पर्सनस है। एक पजल हमारी रहती है पहली वाली, इसको छोड़िए अभी। तो अब आप देखोगे आपको पजल एक चॉइस करनी है, चूज़ करनी है कि जो आपको कम टाइम में करना है। ऐसा नहीं, इसमें कुछ पजल कठिन भी होंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली पजल है, ये देखा मैंने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, और ये पजल सिर्फ इतनी है, 3 लाइन की पजल है, और 3 क्या 2.5 लाइन की है, तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप छोटी छोटी पजल ढूंढोगे इसके अंदर, इसमें कुछ ना कुछ पजल आसान दी होगी। मैं आपको इस पजल करने के लिए
3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट मैक्सिमम है, जो बहुत ज़्यादा है इस पजल के लिए। बाकी करते हैं, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से इस पजल को सॉल्व करना है। चलो आपके 3 मिनट स्टार्ट होते कीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ। चलो 3 मिनट आपके पूरे होते हैं, शायद आपने बना ली हो। ये देखते हैं कैसे, क्या था इस पजल में, क्या लिखा है। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। पजल में दिया क्या है, 6 पर्सन है, इनके नाम दिए हैं, आप नाम मत पढ़ना, टाइम बर्बाद होगा। बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई और सितंबर, अक्टूबर में, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ये तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ से पजल हमारी स्टार्ट होती है। क्या लिखा है, ओनली 3 पर्सन बोर्न बिफोर डी, सी बोर्न आफ्टर डी and born in a month which has even number of days. 2 person born between C and F. A born before B but after C. आफ्टर ई। मतलब पजल काफ़ी आसान लग रही है, 3 मिनट काफ़ी ज़्यादा थे, इसके लिए देखते हैं कैसे करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले हमने जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे को काम की चीज़ मिली। इसमें 6 पर्सन थे और डिफरेंट मंथ में वो बॉर्न होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके टेबल बना दिया, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर। तो आप इसमें डेज लिख लेना है, सही है, हाँ हेल्प करेगा काफ़ी आपको। मैंने डेज कर लिया, ठीक है। अब आगे चले। पहला हमारा पॉइंट है, देखो मैंने यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट करा, ओनली 3 पर्सन बॉर्न बिफोर डी। इसका मतलब क्या है, जो डी से पहले केवल 3 ही पर्सन बॉर्न होते हैं। तो 3 पर्सन पहले बॉर्न होते हैं, यानी कि 1 2 3, इन चेयर पे कोई ना कोई होगा, तो डी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। हम आगे बढ़े, ये देखिए डी मैंने यहाँ पर आपका प्लेस कर दिया, जैसे लिखा था 3 पर्सन बॉर्न बिफोर डी, 1 पर्सन, 2 और 3।
अगले हम आगे बढ़े, देखिए मैंने यहाँ पर येलो से हाईलाइट करा है, सी बॉर्न आफ्टर डी। ठीक है, सी आपका डी के बाद हो रहा है तो दो जगह आ सकता है, पर जैसे हमने आगे पढ़ा एंड आपको रिप्रेजेंट करता है किसके बारे में, सी के बारे में। मैंने कई बार बताया आपके पजलों में, एंड का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन को बता रहा है, यानी सी के बारे में बोल रहा है। एंड बॉर्न इन मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज, इसका मतलब क्या है कि भाई डी के बाद में सी पैदा तो हो रहा है, मगर उस मंथ महीने में पैदा हो रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 महीने हैं हमारे इसके बाद, एक सितंबर है एक अक्टूबर है। आपको पता है सितंबर में आपके 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31, तो ये आपका इवन हो गया, तो वह फिक्स है आपका, सी फिक्स यहाँ पर सितंबर में आ गया। आगे बढ़े हम, ये देखिए सी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया जैसे इसने बोला था। नेक्स्ट स्लाइड पे गए, क्या बोल रहा है इसमें, 2% बॉर्न बिटवीन सी एंड एफ, 2% बॉर्न होते हैं सी एंड एफ में। ये देखिए सी हमारा ही है, इसके बाद काउंट करोगे तो आपके प्ले क्या कहते हैं मंथ कम पड़ जाएंगे, दे ही नहीं रखा है, इसके बाद तो एक है, तो इससे पहले ही जाना पड़ेगा आपको, यानी कि यहाँ डी है 1 और 2, तो एफ आपका यहाँ आ जाएगा। लिखा है ना इसमें 2% बॉर्न बिटवीन सी एंड एफ, तो सी एफ एंड एफ में 2 हैं, तो ये इस तरीके से आ गया हमारा। ये देखिए अगली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया, ये सी ये था, एफ ये था, इन दोनों के बीच में लिखा है 2%, तो 2% आ जाएंगे, एक तो भी है, एक कोई सा भी आ सकता है। अगला हमारी लाइन है, लास्ट लाइन थी इस पजल की, ए बॉर्न बिफोर डी, ए बॉर्न बिफोर बी बट आफ्टर ई। इसका मतलब है जो ए है आप साइड में लिख लो ऐसे, ए बॉर्न बिफोर बी यानी कि बी से तो पहले है, ठीक है, बट आपका बताता है पहले वाले को, यानी ए के बारे में बोल रहा है, बट बॉर्न आफ्टर ई। तो अब देखोगे 3 आपके पास आए हैं, ये ए ई बी इस तरीके से आने चाहिए आपके अरेंज। आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 आपके प्लेस खाली हैं, तो ई यहाँ पर लिखोगे आप, ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, तो ये आपकी पूरी पजल बन जाएगी। देखिए अगली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ई ये आ गया, बी यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर, बी यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो ये इस तरीके से हमारी पजल बन गई। देखो कितनी ईजिली पजल बन गई। अब इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी आसान होंगे, कर पाओगे आप। आपके एक बार पजल बन जाता है, क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होते हैं। क्या लिखा है, हु बॉर्न इन अप्रैल, अप्रैल में कौन पैदा हुआ, तो आप सीधा अप्रैल में जाओ, आपने देखा ए हुआ है, तो ए सी पर है। कभी जल्दी जल्दी में ऑप्शन ए मत टिक कर देना, ये गलती हो जाती है कई बार, मतलब कि आपका आंसर नंबर ए है मगर ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला है हु इज़ यंगेस्ट देन अमंग। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते यंगेस्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है, यंगेस्ट का मतलब है जो सबसे कम उम्र का होगा। आप इन महीनों में देखोगे तो सबसे कम उम्र का कौन होगा, बी होगा, क्योंकि जो बाद में पैदा होता है वही तो कम उम्र का होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पर्सन पैदा हुआ है 2020 में और एक हुआ है 2010 में, 2010 में हो गया आपका, एक 2020 में, तो इसमें से कम उम्र का कौन होगा यंगेस्ट, ओबियसली आपको पता है जो बाद में पैदा हुआ होगा, तो इसी तरीके से आपका बाद में पैदा कौन हुआ है, बी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं, हु इज़ ओल्डर देन अमंग, जैसे यंगर था वैसे ही ओल्डर होता है। यंगर को हम काउंट करते हैं जो सबसे कम बाद में पैदा होता है यंगर को, और ओल्डर को जब हम काउंट करते हैं जो सबसे पहले पैदा होता है। सबसे पहले पैदा तो ई हुआ है, देखिए जनवरी में, इसके बाद हैं सारे, तो ऑप्शन नंबर ये देखो ई इसमें दे रखा है, ई मतलब फर्स्ट वाले में, देखिए आंसर मैंने दे रखा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, हाउ मैनी मंथ गैप बिटवीन ई एंड ए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कितने महीनों का गैप है ई और ए में। आप देखोगे ई ये रहा, ए ये रहा। अब जल्दी जल्दी में स्टूडेंट क्या करता है, इसमें गैप देखता है एक का तो एक कर देता है, ये गलत है, इसने महीनों का गैप पूछा है ना कि पर्सनस का। तो आप देखोगे जनवरी में पैदा हुआ, ये अप्रैल में, तो जनवरी के बाद एक फरवरी आएगा, एक मार्च आएगा, फिर ही तो अप्रैल आएगा। इस तरीके से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो कितने महीनों का गैप है, 2 महीने का। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर आंसर दे रखा है। अगला है हाउ मैनी पर्सन बॉर्न बिटवीन ई एंड ए। ये देखिए पहले में तो उसने पूछा था कितने महीनों का गैप है, अब बोल रहा है कितने पर्सन पैदा हुए हैं, एक हुआ है, तो एक आ जाएगा हमारा। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा, ये पजल काफ़ी आसान थी मगर इसके जो क्वेश्चन थे कुछ लॉजिकल थे, जैसे इसमें कि पूछ लिया गैप कितना है, ई और ए में कितने पर्सन बैठे हैं, इस तरीके से यंगर कौन है, ओल्डेस्ट कौन है। तो कभी कभी पजल आसान होती है तो उसके ऑप्शन पे वो एग्जामिनर खेल जाता है। तो अभी तक आपने देखा हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 तो हमने सिलॉक्स
5 सीरीज और 5 ये पज़ल कर ली, तो हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। और इस पज़ल को करने में आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आंसर के साथ। तो अब कितने मिनट बचे हमारे पास? पहले 2-2 मिनट दिए और 2-2 और ये 3, 7 मिनट दे दिए हमने। और हमारे पास कितना था? 20 मिनट। तो हमारे पास 13 मिनट बचे। 13 मिनट मतलब कि बचे और हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमें दूसरी पज़ल देखनी पड़ेगी कौन सी इसमें ठीक सी पज़ल आई है। आपने नोट किया होगा रफ पेपर पर, तो आपने एक तो फ्लैट फ्लोर करी थी, पहली वाली पज़ल मुझे याद नहीं है इस टाइम, और दूसरी पज़ल आई थी आपकी एक रो वाली, एक डे वाली। तो डे वाली अब मुझे ईजी सी लग रही थी देखने में। चलो देखते हैं डे वाली पज़ल कहाँ पर है। ये देखिए, ये है डे वाली। ये रही। चलो इसको करते हैं सॉल्व। क्या आना चाहिए इसके अंदर मैं आपको फिर से देता हूँ इसके लिए 3 मिनट। आप इसे ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से करना है। चलो 3 मिनट पूरे होते हैं, शायद आपने बना लियो। मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक जनरल इन्फॉर्मेशन है। हमने पढ़ा 7 फ्रेंड्स, ठीक है, उनके नाम दे दिए। विजिट अ म्यूजियम ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। आपको ध्यान रखना है मंडे से स्टार्ट करना है। और ये यहाँ से यहाँ तक पजल है, ठीक है। चलो अब सीधा पजल पे चलते हैं। मैं पजल पे गया, देखिए मैंने सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट करे आपके 7 डेज़ बना दिए। ठीक आता ना, 7% जाते हैं विजिट करने म्यूजियम, और मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब सीधा सीधा हम गए क्वेश्चन पे। पहली लाइन पढ़ी हमने, मोर देन 4 फ्रेंड्स विजिट म्यूजियम बिटवीन ए एंड जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए और जी के बीच में मोर देन 4। आपको ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मोर देन 4 मतलब पता होना चाहिए। मोर देन जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसके बाद नंबर दिया होता है, यहाँ पे 4 दिया है, मतलब कि 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा कितने होंगे?
5 हो सकते हैं और एंड तक कितने भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर देखोगे आप 7 डे हैं आपके, तो 5 का गैप तो आना ही है, और एक मेंबर यहाँ आएगा, एक मेंबर यहाँ आएगा, तो सीधे सीधे आपको ये मिल गया पेयर। हो सकता है ए यहाँ पर आ जाए, या जी यहाँ पर, या जी यहाँ पर, ए यहाँ पर। आप देखोगे पहली कंडीशन से मोर देन 4% विजिट म्यूजियम बिटवीन ए एंड जी। आप काउंट करो 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से पहले आपकी ये दोनों पॉसिबिलिटी आएगी। आपने लिख दिया यहाँ पर, चलो मोर देन 4 है यानी 5 होगा या उससे ज़्यादा। 5 भी आ सकते क्योंकि 7 थे, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमने इम्प्लीमेंट करा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। या तो ए यहाँ पे आएगा, या जी यहाँ पर, या जी यहाँ पर, या ए यहाँ पर। और इन दोनों के बीच में 4 से ज़्यादा फ्रेंड्स विजिट करते हैं, तो 4 से ज़्यादा कितना होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 और सो ऑन। पर यहाँ पर 5 ही आ पाएगा क्योंकि चेयर ही आपकी 7 है टोटल। ठीक है, हमने इस तरीके से प्लेस करा। जैसे ही हम आगे बढ़े, ये देखो येलो से मैंने हाईलाइट करा है, ओनली 2% विजिट बिटवीन जी एंड बी। इसका मतलब है ओनली, ओनली बताता है आपको, फिक्स बताता है कि सिर्फ 2% विजिट करते हैं जी और बी में। 2% हो सकता है बी आपका पहले आ जाए या जी पहले आ जाए, तो इसके बारे में डेफिनेट नहीं है, पर हम कंडीशन पर चलते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये चल रही थी, दूसरी ये। तो अब सबसे पहले देखेंगे जी बी में से हमें कुछ दे रखा है, देखो ए दे रखा है, जी यानी कि जी दे रखा है, चलो ठीक है मिल गया। तो ओनली 2, तो जी यहाँ पर है, तो 1 2 बी यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ काउंट करोगे तो देखिए इसमें ऊपर से काउंट करेंगे 1 2, तो बी यहाँ आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। जैसे ही हम आगे बढ़े, देखो अगली लाइन है, सी विजिट इमीडिएट बिफोर डी। सी विजिट इमीडिएटली बिफोर डी, इसका मतलब है सी जहाँ पर भी विजिट करेगा वो इमीडिएट बिफोर होगा डी के, यानी कि ये दोनों एक साथ आएंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 की है प्लेस, यहाँ पर भी 2 का है, तो यहाँ पर भी पहली पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, कहीं भी आ सकता है। मगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारी लाइन ख़त्म नहीं हुई। बट नॉट ऑन ट्यूसडे, बट आपको पता है रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको सी के बारे में बता रहा है, यानी सी के बारे में बोल रहा है। सी ट्यूसडे में नहीं जाएगा, यहाँ पर सी डी आप बना दोगे तो आपका ट्यूसडे में गलत हो जाएगा, मना कर रखा है ना, बट नॉट ऑन ट्यूसडे, तो सी डी आपका यहाँ आएगा। सिमिलरली इधर भी नहीं बना सकते आप, तो सी डी यहाँ आएगा। ये देखिए अगली स्लाइड में मैंने आपको बताया, ये देखो सी डी एक साथ आने थे क्योंकि डी से इमीडिएट बिफोर था, और सी आपका ट्यूसडे में नहीं था, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, और कोई जगह आपकी बची नहीं है। आगे बढ़े हम, लास्ट है हमारी लाइन है, ये देखिए, ई इज़ नॉट विजिट इमीडिएट बिफोर बी। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आप कई जल्दीबाजी में क्या होता है, आप नोट को गायब कर देते हैं। हमने पढ़ा ई इज़ विजिट ऑन इमीडिएटली बिफोर बी, हम यहाँ कर देंगे प्लीज़, मगर आपको रीडिंग अच्छी तरीके से करनी है। ई इज़ नॉट विजिट इमीडिएटली बिफोर बी, यानी कि इमीडिएट बिफोर बी नहीं होना चाहिए, उससे पहले तो हो सकता है, पर बी से इमीडिएट पहले नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक ही जगह बची, बी आपका यहाँ आ गया। ये देखिए अगली स्लाइड में प्लेस करा है, ई मतलब यहाँ पर ई यहाँ आ गया, ई के बारे में बोला था ना। अब एक आदमी का नाम बचा, आप यहाँ पर प्लेस कर दो जो भी आएगा। देखते मैंने यहाँ पे कर दिया अगली में, ये देखिए है। हमने इस पजल में क्या सीखा, देखो ये पजल काफ़ी इजी थी, पर जब एग्ज़ाम में हम लोग बैठे होते हैं तो हम जैसी हमारी 2 पॉसिबिलिटी आ जाती है ना, हम सोचते हैं कि शायद हमने गलत क्वेश्चन बना दिया, हम रीचेक करने लग जाते हैं, उसको दोबारा पढ़ेंगे। ये देखो अब मान लो इन 4 लाइनों को आप दोबारा पढ़ोगे, और इस बार आप पढ़ोगे और ध्यान से, क्योंकि आपकी 2 पॉसिबिलिटी आ गई, तो आपके 2 मिनट और बर्बाद हो जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी रीडिंग पे, रीडिंग स्किल पे भरोसा होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है और जो समझा वो सही कर रहा है। अगर आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ईजी सा क्वेश्चन भी आपको 5 से 7 मिनट खा जाएगा। ऐसे नहीं करना है। देखिए इसमें 2 पॉसिबिलिटी, तो क्या पता एग्जामिनर ने 2 पॉसिबिलिटी दी हो। बाकी इसके क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, समझते हैं क्या करना है। ये देखिए पहला, इफ़ ए विजिट ऑन मंडे, कंडीशन दे दी, देन हु विजिट ऑन संडे। देखो ए मंडे को जाता है, तो यहाँ पर ए मंडे जा रहा है, पर यहाँ पर नहीं जा रहा, तो ठीक है ए विजिट मंडे, तो संडे को कौन जाएगा, जी जाएगा। हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे गए, हु विजिट ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को पता है आपको, एफ जा रहा है, एफ सीधा टिक कर दो। अगले पे गए, हु विजिट ऑन मंडे, मंडे को कौन जा रहा है, देखो यहाँ पर ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन में। मंडे को तो हमारा ए भी जा रहा है, जी भी जा रहा है। अब ऑप्शन से देखना पड़ेगा यार, देखो ए यहाँ पर भी है और जी यहाँ पर भी है, कौन विजिट जा रहा है, तो आप तो बता ही नहीं सकते ई जी में से कौन जा रहा है, और दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपको सी एन डी लगाना पड़ेगा। हो सकता है ए जा रहा हो या जी जा रहा हो। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अगले पे गए, हाउ मैनी पर्सन विजिट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में कितने, डी एरा ई एरा
फिक्स है ये, तो 1 2 3, तो ये 3 आ गया। अगला है हाउ मैनी पर्सन विजिट बिटवीन ए एंड ई। देखो ये भी काफ़ी अच्छा, ए ये रहा, ई ये रहा, यहाँ पर ए ये रहा, ई ये रहा। पहले वाले में कितने जा रहे हैं, ए और ई में 0, और दूसरे वाले में कितने, 1 2 3 4। तो आप नहीं बता सकते ना इसके अंदर कौन सा होगा, तो इसमें आएगा हम सी एंड डी, हम बता नहीं सकते। हो सकता है 0 भी जा रखे हों या 4 भी। तो अभी तक हमने कितने, मान लो अभी हमने 2 पजल करी, और 2 पजल आपकी काफ़ी इजी थी। पर देखिए इसमें 2 पजल इजी में भी काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। देखो पहले जो पजल करी थी वो इजीली बन गई थी, पर उसके जो ऑप्शंस थे, यंगर कौन है, ओल्डर कौन है, कितने महीने का गैप है, कितने परसेंट का गैप है, ये कन्फ्यूज़ कर देगा। तो आपकी ईजी सी पजल को भी कठिन बना देगा दिखने में। हालांकि वो 2 लाइन की पजल थी, पर वो काफ़ी सही थी पजल थी। और सिमिलरली आप देखो ये भी बहुत ईजी पजल थी, मगर इसमें 2 पॉसिबिलिटी आती है, आपका सारा गेम चेंज हो जाएगा। आप सोचोगे गलत बन गई है। तो अभी तक हमने जो पजल करी है ईजी तो है, पर वो ट्रिकी है। तो हमने क्या सीखा अभी तक, कि हमने सीखा कि किस तरीके से पजल हमारी आ सकती है इजी इजी पजल को। वो एग्जामिनर कभी तो पजल से आपका क्या कहते हैं कठिन बनाएगा। मतलब 2 पॉसिबिलिटी आ गई तो कठिन सी हो गई, आप सोचोगे, डाउट करोगे अपने ऊपर। और दूसरी में हमने देखा वो पजल आसानी से बन गई, पर के ऑप्शन यंगर कौन है, ओल्डर कौन है, कितने महीने का गैप है, कितने परसेंट का गैप है, ये कर रहा था। तो अभी देखो अभी तक हम आगे बढ़ते हैं, इस पेपर में कितने क्वेश्चन कर चुके हैं देखिए मैं बताता हूँ। 5 तो हमने स्लॉक्स करे, 5 हमने सीरीज़ करी थी मिक्स वाली, उसके बाद एक 5 पजल और करी थी हमने अभी, है ना, दूसरी वाली थी वो बॉर्न वाली, और ये 5 ही है। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, और हमारे पास 13 मिनट बचे थे। मान लो इसमें भी 3 मिनट दे दिया, अब आपके पास बचे हैं 10 मिनट। आपने 20 स्कोर कर लिया और 10 मिनट बचे हैं। अब 3 पजल बची हैं। अब कितना भी कोई एक्सपर्ट हो, 3 में से 3 हो सकता है कोई एक आधी बना बना सके, मगर ज़्यादातर लोग नहीं बना पाएंगे, मुझे पता है। कितनी भी ईजी पजल दे दी जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर काफ़ी होता है। तो अब हमें 2 पजल चूज़ करनी है, उसमें से कौन सी करनी है, चलो मैं बताता हूँ, देखता हूँ क्या है पजल। अब हमारे पास 10 मिनट है, तो यानी कि हम 3 पजल तो मुश्किल ही कर पाएंगे, 2 कर पाएंगे। तो चलो अब देखते हैं 2 कौन सी है। देखो ये देखिए, ये तो हमने कर लिया है, चलो उसको छोड़ो। ये रही पजल आपकी, पहली पजल तो ये रही। चलो जिसमें हमने देख ली है, चलो कौन सी थी, 8% थे, रो में बैठे हैं, छोटी सी पजल। चलो इसको देख लिया हमने, इसको कर सकते हैं अटैम्प्ट हम। और पीछे प्रीवियस पजल पे भी चलते हैं, चलो। यहाँ ये रही पजल आपकी, ये फ्लैट एंड फ्लोर है। ये काफ़ी देखो पजल यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये पजल इतनी है, मगर ये थोड़ी नई तरह की पजल है। जब फ्लैट में फ्लोर जुड़ जाता है काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है। चलो इसको भी स्किप करते हैं, यानी कि हम रो वाली अभी तक कर सकते हैं। और दूसरी पजल हमने देखी, ये कौन सी थी, इसमें 10 मेंबर है। पर आप देखो कि पजल काफ़ी इजी सी है, इसको पढ़ोगे तो आप काफ़ी इजी लग रही है। मतलब हमें चूज़ जो करनी है 2 पजल, एक तो हम पहले रो वाली कर लेते हैं, वो इससे ज़्यादा आसान लग रही है। इसमें 10 मेंबर है, ये सिर्फ डराने के लिए हो सकता है। 10 मेंबर है, इसको करेंगे। फिर उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम बचता है तो वो फ्लैट एंड फ्लोर कर लेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि नई तरह की पजल है, हम उसके हैबिचुअल नहीं है किस तरीके से करनी है। चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपको देता हूँ 3 मिनट, और इसमें अटैम्प्ट कीजिए आप कौन सी वाली पजल, रो वाली। चलो 3 मिनट में आप कीजिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से करनी है ये।
चलो 3 मिनट पूरे होते, देखते हैं इस पजल में क्या करना था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है? 8%, ठीक है, नाम दे दिए उनके। आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी कि रो पर 8 लोग बैठे और नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। पजल हमारी यहाँ से यहाँ तक है, काफ़ी छोटी सी पजल लग रही है, इस बार देखते हैं क्या है। सीधा हम पजल पे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। ये देखिए, जैसे इसने 8 मेंबर बोले तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये आप ऐसे करके इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। या यहाँ पर या ऐसे एरो एरो, ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि एरो है, यानी कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस पजल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ कि आपको बेसिक इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरी 100+ पजल है जो मैं करवा रहा हूँ, उसमें बेसिक सारे करवा रहा हूँ, उसमें कीजिए रिवीजन। मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो है आपका, जब नॉर्थ सारे देख रहे होते हैं तो इस तरीके से रो होती है कुछ। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। मतलब लेफ्ट हैंड यहाँ पर काउंट करेंगे, राइट हैंड यहाँ करेंगे, यहाँ से राइट स्टार्ट होता है। तो बाकी तो देखते हैं इस पजल में क्या है। देखो सीधा गए हम, डी इज़ 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या? डी है 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मैंने बताया जैसे प्रीवियस स्लाइड में लेफ्ट हैंड ये होता है, मतलब लेफ्ट हैंड से आपके 5वें पे डी बैठा है। तो 1 2 3 4, तो डी आपका फिक्स हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर डी आपका प्लेस कर दिया, ये रहा डी। 1 2 3 4 5 आगे गए। ये देखिए, ये मैंने आपका येलो से हाईलाइट करा है, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू राइट टू डी, ठीक है, इज़ 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट टू सिट ऑफ ए। इसका मतलब ये, जितने आपके डी के राइट में हैं वो एक ज़्यादा हैं जितने आपके लेफ़्ट में ए के हैं। माना ए के लेफ़्ट में मेरे माना कि एक्स लोग बैठे हैं, तो डी के राइट में एक ज़्यादा होगा ना, तो x+1 आ जाएगा। अब देखो डी और ए में से कहीं दे रखा है इसके अंदर कुछ, किसी की इन्फॉर्मेशन है, हाँ डी की तो है हमारे पास, तो ए हमें मिल जाएगा। यहाँ के इसके राइट में कितने बैठे हैं? 1 2 3, तो यानी कि 3 है, तो इसके में कितने लेफ्ट में बैठने चाहिए? 2। एक ही इससे ज़्यादा है ना, तो 2 और 3 आ गया। तो ए को आप यहाँ पर बैठा पढ़ सकते हो। तो ए के लेफ्ट में कितने हो गए? 1 2, ए के राइट और डी के राइट में 1 2 3। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अगली स्लाइड में कर रखा है, डी के राइट में एक ज़्यादा था ए के लेफ्ट से। ए के लेफ्ट में कितने हैं? 2, और डी के राइट में कितने होंगे? 2 + 1 3। अगले में कर चलते हैं, क्या लिखा है? नो वन सिट राइट टू बी। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? कोई भी राइट बी के राइट में नहीं बैठेगा। आपको पता है ये रो आपकी नॉर्थ फेस कर रही है, तो राइट इधर की तरफ काउंट होता है, लेफ्ट इधर की तरह। मान लो आपने बी यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है, हाँ बी यहाँ पर बैठा दिया, तो इसके राइट में तो काफ़ी लोग हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा इस कॉर्नर में, इसके राइट में कोई भी नहीं है। लिखा है नो वन सीट राइट टू बी, तो बी की यहाँ पर रो हमारी ख़त्म हो रही है, मतलब मेंबर ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा। ये देखिए अगली स्लाइड में मैंने दिखाया आपको, बी के राइट में कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा, ये देखिए मैंने हाईलाइट करा है येलो से, सी थर्ड राइट ऑफ ई। चलो हमने लिख दिया सी थर्ड राइट ऑफ ई। राइट इस तरीके से काउंट होता है ना, 1 राइट, 2nd राइट, 3rd राइट। और हु आप किसके बारे में बता रहा है? आपको ई के बारे में बताया हुआ है मैंने कई बार। हु मतलब बताता है 2nd वाले के पर्सन के बारे में। हु सिट थर्ड राइट ऑफ जी, यानी कि ई भी 3rd राइट है जी के। तो ये कंडीशन हमारी बन गई। तो आप देखो कि कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। तो आप सीधा से जाओ पहले वाले पे, देखते हैं इसको फिल करके होगा नहीं होगा। जी मैंने यहाँ रखा, 1 2 पर्सन यहाँ करा, ई मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है, 1 2 जी सी आ गया। तो ये तो कंडीशन बन गई। पर हम आगे भी चेक कर लेते हैं कोई और इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है। जी मैंने यहाँ रखा, तो 1 2 ई आएगा इधर, मगर इधर ऑलरेडी डी बैठा है तो हमारा बन नहीं पाएगा। हमने यहाँ पर चेक करा, यहाँ पर देखो कि यहाँ तो ए बैठा हुआ है, यहाँ तो कर नहीं सकते, तो जी यहाँ करा, तो 1 2 ई इधर तो आ जाएगा। पर आगे अब जाओगे तो 2 और चाहिए, तो यहाँ पर तो मेंबर ही ख़त्म हो रहे हैं। तो हमारा फिक्स पॉइंट है कि आपका, ये देखिए अगली स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको, जी के 3rd राइट में ई था, ई के 3rd राइट में सी था। ये कंडीशन बन गई है, देखिए लिखा है ना, सी 3rd राइट ऑफ ई। ई ये रहा 1 राइट, 2nd राइट, 3rd राइट। और हु मतलब ई के बारे में, हु 3rd राइट ऑफ जी। जी ये रहा 1 राइट, 2nd राइट, 3rd राइट। ये हमारा बन गया। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एच इज़ नॉट नेक्स्ट टू ए। नेक्स्ट का मतलब होता है, ये जैसे मान लो यहाँ पर हमारा ए दे रखा है, तो एच हमारे इसके बगल में भी यहाँ पे पड़ोस में हो सकता है, ये नेक्स्ट काउंट होता है रो में। तो हमारा ए तो ये रहा है, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है ए इज़ नॉट नेक्स्ट, ये
पॉइंट है काफ़ी अच्छा। कोई कोई स्टूडेंट इसको एच नेक्स्ट पढ़ के कर देगा, मतलब एच के साथ ए नहीं बैठना चाहिए। तो ए तो ये रहा, यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर नहीं बैठा सकते, और वैसे ही मना करा है, एक स्पेस बचा है एच के लिए, इधर आ जाएगा। ये देखिए अगली स्लाइड में एच इधर आ गया। अब एक मेंबर बचा है, उसका नाम लिख दीजिए, आपकी पजल हो जाएगी पूरी। वो बचा था आपका एफ। अब जब आपने ये पजल बना ली तो उसके बाद क्वेश्चन करना काफ़ी ईजी होता है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। पहला है हु सिट्स राइट एंड ऑफ रो। राइट एंड रो पे कौन बैठा है? देखो एंड पे तो दो बैठे हैं, जी भी बैठा है, बी भी बैठा है, पर राइट की बात होती है, राइट आपका यहाँ से काउंट होता है और लेफ्ट यहाँ से, तो राइट पे बी है, तो ऑप्शन नंबर बी, बी आंसर आ जाएगा। ये देखिए आंसर दे रखे हैं मैंने इसमें, आप ताकि रिवाइज करो तो आसानी हो। अगला है हु सिट्स लेफ्ट हैंड रो। जैसे कि आपको पता है ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड जी ये वाला आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जी आ जाएगा। अगले पे गए हु सिट सेकंड राइट टू ए। ए के सेकंड राइट कौन सा? तो आप सबसे पहले ए ढूंढो, और सेकंड राइट के लिए आपको इधर की तरफ जाना पड़ेगा, ये राइट हैंड पे ही तो जाओगे इधर की साइड, और इधर लेफ्ट हैंड पे, तो वन राइट सेकंड राइट, ये डी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ये आ गया। अगला है नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट टू डी। जितने राइट डी में बैठे हैं इज़ इक्वल टू लेफ्ट ऑफ किसके होने चाहिए, मतलब डी के जितने लेफ्ट में हैं उतने ही किसी पर्सन के लेफ्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा डी के लेफ्ट में कितने, 1 2 3, तो कोई एक पर्सन होगा उसके, मतलब राइट में इसके 3 हैं तो उसके लेफ्ट में भी 3 होंगे, तो 1 2 3, तो आपका आएगा ई। यहाँ देखोगे डी के राइट में 1 2 3 है, तो ई के लेफ्ट में भी 1 2 लिखा है ना, इज़ इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर आएगा आपका ई। ई में दे रखा है। अगला गए हाउ मैनी पर्सन लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में कितने हैं? आप काउंट करोगे तो जी के लेफ्ट में इधर जाओगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि नन, कोई भी नहीं है। अभी तक हमने देखा है कि को किस तरीके से पजल सॉल्व हुई। हमने अभी तक 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, और हमारे पास कितने थे, 10 मिनट थे। आप इसमें मान लो जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट दे दोगे, चलो 4 मिनट भी दे दिए, तो अब 6 मिनट बचे हैं। अब आपको कोई एक ऐसी पजल चूज़ करनी है कि जो आपकी 6 मिनट में हो जाए। अभी हमने देखा था एक तो हमारी फ्लैट एंड फ्लोर बची है, वो थोड़ी अजीब सी लग रही थी, तो चलो उससे ईजी हमारी थी एक सर्कल वाली, उसको ट्राई करते हैं किस तरीके से होनी चाहिए। चलो ये पज़ल को करो आप, मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा।
चलो क्वेश्चन करते हैं, इसको क्या बोला गया है इसमें देखिए। 10 पर्सन्स नाम दे रखे हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, इक्वल डिस्टेंस बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बाकी पजल हमारी यहाँ से यहाँ स्टार्ट होती है, सीधा पजल पे चलते हैं। देखिए जब भी आपका इस तरह का से ये आता है, सर्कुलर आती है, तो आपका ऐसा सर्कल ड्रॉ नहीं करना, उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। आप एक यहाँ लिखोगे, यहाँ यहाँ या फिर काउंट करोगे 1 2, अब सीधा सीधा जितने मेंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे 8 मेंबर है तो इस तरीके से कर लो। पर हमारे क्वेश्चन में तो 10 मेंबर थे, तो मैंने इस तरीके से 10 इस तरीके से बना दिए। आगे बढ़ते हैं, पहले पॉइंट पे चले। सी एंड ई सिट अपोजिट टू ईच अदर। सी और ई अपोजिट है, मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे ये मान लो सारे इनसाइड देख रहे थे, तो सी के सामने ई आना चाहिए, या कह लो ई के सामने सी। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब देखते हैं, मैंने मान लो यहाँ पर सी ई बैठा दिया, यहाँ सी बैठा दिया तो यहाँ ई आ गया। आप कहीं भी ले सकते हो, ले सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। आप सोचोगे यही पॉइंट क्यों लिया है, पर जैसे हमने थोड़ा आगे पढ़ा ना, यहाँ पर लिखा ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, यानी कि हमें कनेक्ट होता जा रहा है, ई के इमीडिएट राइट है, तो इसी वजह से मैंने ये पहले पॉइंट लिया। बाकी देखिए पजल में मैंने इम्प्लीमेंट करा है, सी सिट अपोजिट। अपोजिट की बात आती है, मतलब आमने सामने बैठे हैं, सी अपोजिट ई। आप ऊपर भी ले सकते हो, मैंने नीचे ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगली लाइन पर गए, ये देखिए ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड, मतलब ये लाइन अभी ख़त्म नहीं है, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है। इस हाईलाइट का मतलब ये है कि आप इस पज़ल को टुकड़े टुकड़ों में पढ़ोगे तो आपको इजीली बन जाएगी। अगर एकदम पढ़ोगे जैसे कि ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड फोर्थ, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो थोड़े थोड़े लाइन पढ़िए, जैसे मैंने आधी लाइन करी, ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, जैसे ई था तो राइट के लिए आपको पता है सारे अंदर देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं तो इस तरफ की तरफ बढ़ते हैं हम। बाकी लेफ़्ट के लिए इसका, बाकी इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो आपके 100+ पजल्स में करवाऊँगा। फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ए इमीडिएट है, इमीडिएट मतलब एकदम साथ वाला, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपका ए प्लेस कर दिया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अगली मैंने यहाँ पे लिखा था एंड फोर्थ राइट ऑफ आई, आपको बताया एंड बताता है पहले वाले के, यानी ए के बारे में बोल रहा है, यानी कि ए बैठा है फोर्थ राइट ऑफ आई। जब राइट होता है तो राइट के लिए हम इधर से चलते हैं, मैंने बताया तो आई आपको 1 2 3 इधर आएगा, तो इसके राइट में जाओगे तो तब इस तरीके से आप आएगा ना, राइट ये है इसका। लेफ़्ट में होते आपका लेफ़्ट काउंट होता। 1 मिनट, एंड फोर्थ राइट ऑफ आई गलत बता दिया मैंने, एक मिनट इसको रेज करते हैं। आई के फोर्थ राइट में है, तो आई के फोर्थ राइट में तो इधर से काउंट होता है ना, तो 1 2 3 4 ये आएगा आई। इधर से तो लेफ़्ट काउंट होता है आपका, जैसे घड़ी होती है, यानी हम मान लो 10 बज रहे हैं तो आपको टाइम बढ़ाओगे तो लेफ़्ट काउंट होगा, और यहाँ पर टाइम कम करोगे तो राइट काउंट होगा। हाँ तो आई ये रहा, इसका लेफ़्ट काउंट 1 2 3 4, आई इधर आएगा। ये देखिए यहाँ पर प्लेस करा हुआ आई ये रहा, इसका फोर्थ राइट लेफ़्ट राइट है ए, 1 2 3 4। अगले पे गए हम, क्या लिखा है ये देखो, येलो से लाइट का हाईलाइट करा है, ए सिट्स फिफ्थ लेफ्ट टू डी, ए है फिफ्थ लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि डी आपका यहाँ यहाँ कहीं आना चाहिए। ये माना मैंने डी है 1 2 3 4 5, तो इसका लेफ़्ट काउंट करोगे तो इस तरीके से जोड़ो करोगे ना, मान लो यहाँ 10 बज रहे हैं आपके 9 बज रहे हैं, टाइम बढ़ाओगे तो लेफ़्ट काउंट होगा 1 2 3 4 5, ए हो गया, ये डी आ गया। आगे हम बढ़े, एंड ये देखो यहाँ पे लिखा था हु किसके बारे में बता रहा है, डी के बारे में। हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी थर्ड लेफ्ट, यहाँ बी करोगे तो 1 लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये बी आ गया। अगले में हम गए, एच फेस एफ एंड एच फेसिस ईच अदर। अब देखोगे एच एंड एफ, इसका मतलब क्या है, एच और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आप देखोगे यहाँ पर एच एफ के लिए यही पॉसिबिलिटी बचती है, हो सकता है एफ यहाँ आ जाए या एच या एफ, पर हम श्योर नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे क्या है पजल में। देखिए लास्ट लाइन है, जी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ एच। अब देखो जी और एच तो एक साथ आने चाहिए, मतलब कि दो आपको प्लेस चाहिए, दो खाली कहाँ पर है, यहाँ पर तो एक है और कहीं नहीं है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यहाँ पर है, यानी यहाँ यहाँ ले सकते हो आप, और यहाँ यहाँ। मान लो जी है इमीडिएट राइट, जी को मैंने यहाँ बैठा दिया तो एच यहाँ आ जाएगा। जब एच आ जाएगा तो आपका जी बोला है तो जी यहाँ आ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके सामने तो ई बैठा है, तो ये गलत हो गया। तो आपको एच यहाँ बैठाना पड़ेगा, जी यहाँ, और एच के सामने है एफ। तो इस तरीके से ही आपकी पजल पूरी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया, देखो एच के इमीडिएट राइट में है आपका जी, और एच फेस कर रहा है एफ को। अब ये पजल हमारी पूरी हो गई।
अब इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ, आओ देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला है हु सीट्स थर्ड राइट ऑफ एच, ये मेरा एच है, मैंने राइट के लिए बताया था आपको, इधर तो लेफ्ट है। जैसे मान लो यहाँ पर 10 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं मान लो, तो आप टाइम यहाँ पे बढ़ाओगे तो लेफ्ट हो जाएगा, इसका टाइम कम करोगे तो राइट हो जाएगा। तो थर्ड राइट पूछा है ना, तो 1 राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो गया। अगले पे हम चले, हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, अब लेफ्ट पूछ लिया, ये एफ है आपका। अब आपको पता है यहाँ पर मान लो यहाँ पर कि 9 बज रहे हैं, तो आप टाइम कम करोगे तो लेफ्ट हैंड, और मतलब टाइम बढ़ाओगे तो लेफ़्ट और टाइम कम करोगे तो राइट। अब हमें टाइम क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लेफ़्ट पूछा है ना, 1 2 3, तो आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए देखा और बी देखा, ठीक है। वैन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ बी, ये अच्छा काफ़ी क्वेश्चन है, मतलब कि ए बी के मेंबर में कितने बैठते हैं और बी के बीच में। वैन काउंटिंग राइट ऑफ बी, ये बी है, तो बी के राइट तो इधर की तरफ चलोगे आप, बताया था मैंने आपको, लेफ़्ट इधर की तरफ, तो 1 ही मेंबर बैठा है इसके बीच में, 1 आ गया। अगला है हु फेसिस एच, एच को कौन फेस कर रहा है, एच को फेस जो उसके सामने होगा, यानी कि एफ। हु फेसिस एच, हाँ ये रहा, बी में दे रखा है, एफ आपका आ गया। अगला है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई ये रहा, ई ढूंढो सबसे पहले, ई इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, इस वाले इस तरफ होगा, तो यानी कि बी होगा, ये हो गया ए। तो देखा इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हुआ, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, मगर इसमें कुछ लैंग्वेज कुछ ऐसी दी हुई थी, इमीडिएट लाइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, हु दिया है, एंड दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, मगर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। तो अभी तक हमने देखा, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, और हमारे पास कितने बचे थे मिनट, हमारे पास शायद 10 मिनट बचे थे। मान लो इस क्वेश्चन में आपने, नहीं 10 पता नहीं कितने बचे थे। पहले हमने कौन सा करा था, पहले हमने करा था सिलॉक्स, फिर करा था हमने सीरीज़, यानी कि इसमें 2 मिनट, इसमें 2 मिनट। फिर हमने एक पज़ल करी थी शायद 5 नंबर की, उसमें हमने शायद 3 मिनट लिए थे। फिर दूसरी पज़ल करी थी, उसमें 4 मिनट लिए थे। और एक पज़ल ये करी है, इसमें मान लो 5, तो कितने हो गए हमारे, 7 11 और 5 आपके हो गए 16 मिनट हो गए, 16 17 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास 3 से 4 मिनट बचा है। अब देखते हैं अगली पज़ल कौन सी है, शायद मैं गलत नहीं तो 1 2 3 4 पज़ल कर लिए हमने, हाँ 4 पज़ल कर लिए ना, 5 5 10 15 20, हाँ 30 क्वेश्चन कर लिया अभी हमने अटैम्प्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें से 5 मिनट और कम हो गए, तो यानी कि हमारे पास 3 से 4 मिनट बचे हैं। अब क्या होगा इस 3 से 4 मिनट में, अब आपकी मजबूरी है, इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट में एक क्वेश्चन रखना, पर इसमें तो हमने कोई क्वेश्चन रखा ही नहीं है क्योंकि सारी इसमें पजल है। ये पेपर हमारा ऐसा था, इसमें हम 35 अटैम्प्ट नहीं कर सकते, बहुत कम स्टूडेंट कर पाएंगे, तो ये 30 भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर है। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 3 मिनट बचे हैं। उस पजल में क्या था देखिए, मैं आपको करवा देता हूँ वो पजल, पजल पे बढ़ते हैं, सीधा टाइम बर्बाद करें, मैं सीधा आपको इसे पजल बताता हूँ। ये देखिए, क्योंकि टाइम आपके पास बचा नहीं है, 30 आपके पूरे मिनट हो गए, 1 2 मिनट ही बचे होंगे आपके पास। इसमें लिखा है 9 स्टूडेंट नाम दे रखे हैं, ठीक है। लिविंग इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग सच डैट ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर 1 एंड अबो फ्लोर इज़ नंबर 2, टॉप मोस्ट इज़ 3, ईच ऑफ 1 फ्लोर हैज़ 3 फ्लैट ए बी सी, फ्लैट ए इज़ लेफ्ट मोस्ट साइड, सी इज़ राइट मोस्ट साइड। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्या बोलना चाहता है ये। कह रहा है आपके 3 फ्लोर हैं, तो हमने मान लिया पहला ग्राउंड पर और उसमें दिया दूसरा इस तरीके से, और उसमें 3 फ्लैट है ए बी सी। ए आपका रहता है लेफ्ट मोस्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट यही वाली होती है, और राइट मोस्ट ये होती है सी राइट मोस्ट, और जो बीच में बचा वो बी आ गया, तो इस तरीके से आएगा। ये देखिए मैंने टेबल ड्रॉ कर रखी है, आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ग्राउंड फ्लोर 1 2 और 3, ए आपका लेफ्ट मोस्ट साइड में और राइट मोस्ट साइड में सी रहता है, लिखा है ना। अब जो बीच में बचा ये, आप सीधा पजल पे चलते हैं। पहला मैंने पॉइंट हाईलाइट करा, एक्स लिव मिड ऑफ बिल्डिंग, एक्स मिड ऑफ बिल्डिंग में रहता है, तो देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो एक्स यहाँ पर आएगा, ये जब भी मिड हो पाएगा। आप देखोगे ना इसके यहाँ पर भी बराबर मेंबर है, यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, तो इस तरीके से ये आपका एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ गया, ठीक है। मैंने देखो यहाँ प्लेस कर दिया एक्स। अगले में चले हम, पी लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ एक्स। आपको इस फ्लैट फ्लोर की पजल करने से पहले आपको डायरेक्शन भी पता होने चाहिए। आपको पता है डायरेक्शन इस तरीके से होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ।
और बोलता है पी लीव्स नॉर्थ ईस्ट, तो देखो नॉर्थ और ईस्ट से मिलके ही नॉर्थ ईस्ट बनता है। और इसका नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होगा, इस तरीके से करा तो इस तरीके से होगा, तो एक ही जगह बचती है, पी आपका यहाँ पर आएगा। ये देखिए अगले में मैंने आपको दिखाया पी यहाँ पर है। नेक्स्ट पे गए हम, ये देखिए क्या लिखा है, आर एंड यू डू नॉट लिव इन कंजिक्यूटिव एक्स फ्लोर। इसका मतलब क्या है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये 1 2 3 ये आपके हैं फ्लोर, और ये ए बी सी है, ये है फ्लैट। काफ़ी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है। और इसमें बोला था आर एंड यू डू नॉट लिव कंजिक्यूटिव एक्स के फ्लोर के, ये एक्स है तो इसका कंजिक्यूटिव फ्लोर कौन से होंगे, यही वाले तो होंगे 1 और 3। यानी कि एक्स आर और यू इन दोनों में नहीं आ सकते, तो कहाँ पे आएंगे, आर यहाँ पे आएगा, यू यहाँ पर, या यू यहाँ पर आर यहाँ पर। अभी हम इस पर कन्फर्म नहीं है, दो पॉसिबिलिटी आएगी। पर जैसे हम आगे बढ़े लिखा था उसमें यू लिव्स ईस्ट ऑफ आर, मैंने बताया डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यू आपका रहता है ईस्ट में, तो ईस्ट ही इधर है तो यू यहाँ पर ही आएगा, आर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्स बैठा है तो यू यहाँ आ नहीं सकता। तो ये देखिए मैंने अगली स्लाइड में आपका शो करके दिखाया इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या लिखा है, वी एंड डब्ल्यू लिव इन सेम फ्लैट। अच्छा मतलब फ्लैट आपके इस तरीके से काउंट होते हैं, ये है ना, ये वी एंड डब्ल्यू आपके सेम फ्लैट में रहते हैं। तो देखिए फ्लैट में तो ये भी आ सकता है, वी डब्ल्यू यहाँ पर भी, वी डब्ल्यू यहाँ पर भी। अभी हमें पता नहीं इसके बारे में, पर हम आगे बढ़े जैसी, वी एंड डब्ल्यू लिव इन सेम फ्लैट। और अगली लाइन में वी इज़ वेस्ट ऑफ पी, ईस्ट वेस्ट इधर आता है तो वी वेस्ट में आएगा, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, लिखा है ना वी वेस्ट ऑफ पी बट नॉट इमीडिएटली, मतलब वी वेस्ट है, यहाँ पर भी आ सकता है यहाँ पर भी, पर इमीडिएटली तो यही होता है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो वी यहाँ पर आएगा, तो डब्ल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सेम फ्लैट में थे ये फ्लैट। आगे चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्लेस करके दिखाया है, पी ये रहा, यहाँ पर तो आ नहीं सकता, वी इधर आ गया, ये सेम फ्लैट में आ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखिए लास्ट लाइन बची हमारी, एस एंड टी लिव इन सेम फ्लोर। फ्लोर आपको पता है इस तरीके से काउंट होता है, ये 1 2 3 ये फ्लोर है आपके, और फ्लैट ये हैं, तो मतलब एक साथ रहते हैं, इन दोनों जगह पर आएगा, ऊपर तो आ नहीं सकता, एक मेंबर बचा है। और साथ में बोला बट एस वेस्ट ऑफ टी, यानी कि एस है ना, जो एस वेस्ट है, तो आपको पता डायरेक्शन ऐसे होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट है तो वेस्ट इधर की तरफ होगा, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ पर आपका ऐसा आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा। ये देखिए आपकी एक मेंबर बचा, वो यहाँ पर लिख देना, ये पजल पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ मेंबर था यहाँ लिख दिया। आपने देखा इस पजल में काफ़ी अच्छी पजल थी ये। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने ये पजल पहले ही चुन ली हो तो उसको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो तो कहेगा कि भाई पेपर कठिन नहीं आया है, पर ऐसा नहीं होता, इसमें काफ़ी पजल डुएबल थी। बाकी आपकी एक आध को छोड़कर बाकी इसके क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, हु इज़ नेबर ऑफ टी। नेबर ऑफ टी, देखो जब नेबर होते हैं ना आपके फ्लैट फ्लोर में, तो सीधा सीधा फ्लोर के काउंट होते हैं, आप इस वाले नेबर को नहीं करोगे, यू को काउंट कभी नहीं करोगे, होगा ही नहीं, तो एस होगा। देखो ऐसे दे रखा है, उसमें कोई ऑप्शन में यू भी दे रखा है, यू नहीं होगा, सिर्फ एस होगा आंसर। अगला है हाउ मैनी पर्सन लिव बिलो एस, एस के बिलो कितने, ये अच्छा क्वेश्चन है। एस के बिलो हम सीधा सीधा हमें फ्लोर बनाने की आदत है, तो हम देखते हैं 1 है इसके नीचे, तो हमने 1 टिक कर दिया, मगर आप पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह। हाउ मैनी पर्सनस लिव बिलो आर, आर के बिलो कितने, आर तो ये इधर आया है, इसके बिलो 1 2 3, तो ये 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन लिव इमीडिएट बिलो आर। अब देखो वो क्वेश्चन प्रीवियस अलग था, इसमें इमीडिएट वर्ड आ गया ना, मतलब इसके नीचे वाले के बारे में पूछ रहा है, इसके नीचे वाला तो यही है इमीडिएट, ये इमीडिएट में काउंट नहीं होंगे, तो आपका 1 आएगा। अगले पे गए, हु लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ एस, एस हमने ढूंढ लिया, तो नॉर्थ ईस्ट में आपने डायरेक्शन बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट है ना आपका, नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरीके इधर उस तरफ होगा, यानी कि पी भी हो सकता है यू भी हो सकता है। तो आप देखो इसमें मिल के है, पी यू दे रखा है, कहीं पी तो दे नहीं रखा पर यू दे रखा है, और नॉन ऑफ दी अबो है, सी एन डी नहीं है, नन ऑफ दी अबो मतलब ऊपर में से कोई नहीं, आपकी मजबूरी है, आपको यू बताना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यू। अगला है हु इजली वेस्ट ऑफ यू, यू के वेस्ट में कौन रहता है, डायरेक्शन बनाया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट के लिए आप इधर की तरफ जाओगे लेफ्ट, यानी इसके वेस्ट में तो एक ये भी है एक ये भी है, दोनों होते हैं। देखो आर यहाँ पे दे रखा है, एक्स भी दे रखा है,
तो हम इसमें बता नहीं सकते नन ऑफ दी अबव आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये आज का पूरा सेशन कंप्लीट होता है। हमने इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी पजलें करी है। आपने देखा ये पेपर इस तरीके का पेपर सेट किया गया है। इसमें 35 क्वेश्चन स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो नहीं सकते, हाँ कर सकते हैं मगर थोड़ा मुश्किल है। तो किसी किसी शिफ्ट में आपका पेपर इस तरीके से आ सकता है जिसमें आपकी ज़्यादा पजल हो। आपको घबराना नहीं है, जितना आता है उतना करो, सही करो। बाकी नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके बाद पेपर में आपके इक्वल मार्क्स हो जाएंगे। जो मैंने आई थिंक जो आपको मैंने आज पढ़ाया वो आपके समझ आया होगा। अगर आपको सब ये समझ आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से आज हमारे 3 पेपर होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे 3 पेपर देखने दिए होंगे और उसकी तैयारी अच्छी है तो उसको पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ किस लेवल पे पहुँच रहा हूँ। और सोचिए अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3 पेपर ही कराए हैं, अभी 7 पेपर बाकी और हमने काफ़ी अच्छी अच्छी पजलें बनाई। अगर आपको ये पजल अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी आप देखोगे जो ये पजल पेपर सेट किया गया था इसमें कोई भी ऐसी नहीं है कि आपकी प्रीवियस ईयर की उठा ली हो, इधर की उठा ली हो, उधर की उठा ली हो। इसमें सिर्फ क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्वेश्चन सारे मैंने ही बनाए हैं फ्रेम करके। तो आपको ऐसा नहीं ये क्वेश्चन कहीं मार्केट में मिलेंगे। इसके बाद हो सकता है कोई पढ़ा दे, पर इससे पहले किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए होंगे, खुद के बनाए क्वेश्चन है। इसी तरह मैं आपके लिए आगे क्लासेस इसी तरह की लाता रहूँगा। तो अब आज का हम सेशन को ख़त्म करते हैं। और आप साथ ही जिस तरीके से मैंने आज आपको अप्रोच बताई, ये अप्रोच बताई है ना, इस तरीके से इसी अप्रोच को आप अगर कोई एसटी या मॉक पेपर दे रहे हैं तो लगाओ। मतलब पहले आप इजी क्वेश्चन कर लो और फिर उसके बाद मैंने अप्रोच आपके 3 पेपर प्रीवियस में ही बताई है किस तरीके से, 2 में। तो उस तरह से करो तो इस तरीके से आपको बेनिफिट होगा। फिर जैसे पजल आई तो पजल में से भी कौन सी चूज़ करनी है, ईजी वाली या डिफ़िकल्ट वाली। मान लो इस पेपर में पहली पजल तो ठीक थी मगर दूसरी पजल आपकी थोड़ी सी अजीब थी। अगर कोई स्टूडेंट पहले 2 पजल कर लेता तो मेरे हिसाब से उसका 10 से 15 मिनट ख़राब हो जाता। अगर वो बना नहीं पाता तो उसका पूरा पेपर ख़राब हो जाता। फिर वो कहता कि पेपर भाई कठिन आया है। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर पेपर आपका क्लरिकल लेवल है तो उसी के हिसाब से सेट करके देगा। आपको कुछ स्किप भी करनी पड़ेंगी, कुछ पजल आपको करनी पड़ेगी। तो बाकी हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो अब मिलेंगे नए पेपर में, पेपर नंबर 4 में।